हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लाए हैं। वही है डिटर्मिनेंट। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल पढ़े। क्रैमर्स रूल हमें क्या सिखाता है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सारी बातें हमने आपको सिखाया। तो चलिए उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। मतलब आज हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें बताएंगे। फिर कंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं, इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो चलिए आप हेडिंग डालिए, देखते हैं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हेडिंग डालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है। समझिए, दो टर्म है, एक है कंसिस्टेंट, क्या है कंसिस्टेंट, और एक है इनकंसिस्टेंट। यहां पर एक दो टर्म हमने लिखा, एक लिखा कंसिस्टेंट, एक लिखा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोलता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन के पास या अगर किसी लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो, मतलब एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब नहीं समझे, फिर समझिए। कंसिस्टेंट हम लोग उस तरह के लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे जिसका हमने x निकाला, y निकाला, z निकाला, तो x का भी वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आया, y का भी कोई ना कोई रियल वैल्यू आया, और z का भी कोई ना कोई रियल वैल्यू आया। तो जब x भी रियल वैल्यू आ जाए, y भी रियल वैल्यू आ जाए और z भी रियल वैल्यू आ जाए, तो उस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। और जिस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे दो सॉल्यूशन हो, चाहे 1000 सॉल्यूशन हो, चाहे 5 करोड़ सॉल्यूशन हो, उस तरह के चीज को हम कहेंगे कंसिस्टेंट। जिनका सॉल्यूशन हो जाए, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे दो सॉल्यूशन हो, चाहे 5 करोड़ सॉल्यूशन क्यों ना हो, सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे कंसिस्टेंट। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पहचाना जाए। तो आप क्या करिए, जैसा कि हमने आपको क्रैमर्स रूल में आपको बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करके आप हर एक अननोन x निकाल के देखिए, y निकाल के देखिए, z निकाल के देखिए। अगर आपको x भी रियल नंबर आ जाए, y भी रियल नंबर आ जाए और z भी रियल नंबर आ जाए, मतलब अगर आप किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए, x भी रियल नंबर आ गया, कुछ भी रियल नंबर में, y भी रियल नंबर आया, कुछ भी, z भी रियल नंबर आया, कुछ भी, तो आपको x, y, z तीनों के तीनों रियल हो गए। और जब तीनों अननोन रियल हो गए,
तीन ही अननोन नहीं, किसी किसी में दो अननोन भी हो सकता है ना। तो तीन जितने भी अननोन हैं, अगर सभी अननोन के वैल्यू अगर रियल नंबर हो गए तो कहेंगे कि उस तरह के इक्वेशन के पास क्या है, सॉल्यूशन है। और जिसका भी सॉल्यूशन है उसको क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट। लेकिन जिनका सॉल्यूशन नहीं हो, यानी नो सॉल्यूशन, आपने किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने पर पता चला कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, तो उसे क्या कहा जाएगा, इनकंसिस्टेंट। कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है, ध्यान सुनिए, नो सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ है कि हो सकता है कि एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई एक अनडिफाइंड हो गया होगा। अगर हमारे पास जितने भी अननोन यानी वेरिएबल हैं, अगर उसमें से किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर अनडिफाइंड आ जाए, तो उस तरह के केस में नो सॉल्यूशन का केस होता है। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या हम लोग कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो आप समझे कंसिस्टेंट का स्टोरी क्या है, इनकंसिस्टेंट का स्टोरी क्या है। कंसिस्टेंट बोलता है सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी हर एक अननोन का वैल्यू किसी न किसी प्रकार का रियल नंबर आना चाहिए, ये हमारा कंसिस्टेंट बोलता है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए। अब चाहे सॉल्यूशन एक हो चाहे सॉल्यूशन बहुत सारा हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हर एक अननोन में से कोई एक अननोन अगर अनडिफाइंड हो गया, चाहे x में से, चाहे y, चाहे z, कोई भी एक अननोन अगर अनडिफाइंड कर गया, तो वो केस हमारा नो सॉल्यूशन का होगा। और नो सॉल्यूशन वाले केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब नो सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए कि किसी न किसी एक वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, अनडिफाइंड। अब आपके मन में विचार चल रहा होगा कि सर जैसा कि आपने क्रैमर्स रूल में हमें पढ़ाया, x निकालना सिखाया, y निकालना सिखाया, z निकालना सिखाया, तो आप हमको बताइए उतना हम x y z निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि x y z रियल आया तो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। या हो सकता है x y z निकाल के चेक किए, पता चला रियल नहीं आया, मतलब नो सॉल्यूशन आया, और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। तो क्या सर हमको उतना क्रैमर्स रूल में जितना प्रोसेस किए थे, उतना प्रोसेस हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? तो मेरा आप लोगों से यही जवाब होगा कि नहीं, आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए पूरा का पूरा क्रैमर्स रूल लगाने की जरूरत नहीं है। रास्ते में भी उपाय है कि आप कंसिस्टेंट पता कर सकते हैं और इनकंसिस्टेंट पता कर सकते हैं। तो वही रास्ता वाला उपाय बता रहे हैं कि हम लोग क्रैमर्स रूल को पूरा अप्लाई किए बगैर कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये कैसे समझ लें, और इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं सॉल्यूशन है, ये कैसे पहचानें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या हुआ। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और सॉल्यूशन का मतलब हर एक अननोन में से हर एक अननोन रियल होना चाहिए, और नो सॉल्यूशन का मतलब कोई भी एक अननोन यानी वेरिएबल अनडिफाइंड हो जाना चाहिए। नो सॉल्यूशन होगा तो मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कैसे चेक करें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए पिछला क्लास वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो हम वहाँ पर बहुत कुछ बताए थे
और अगर मान लीजिए जो लोग मिस कर दिए हैं उसके लिए थोड़ा हम यहाँ समझा दे रहे हैं। चलिए हम क्या किए थे, कुछ लीनियर इक्वेशन लिए थे। a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम आपको 3-4 बात बताए थे। सबसे पहले अगर याद होगा तो हम आपको x निकालना बताए थे कि डेल्टा x इज इक्वल टू फॉर्मूला डेल्टा 1 होता है। फिर हम आपको बताए थे कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 होता है फॉर्मूला। फिर हम आपको बताए थे कि डेल्टा z इज इक्वल टू फॉर्मूला डेल्टा 3 होता है ना। ये सब चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। फिर हम आपको इसमें सारा चीज़ बताए थे कि डेल्टा कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम भी आपको यहाँ समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम कंडीशन लिखने वाले हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, और जिसका हम कंडीशन लिखने जा रहे हैं उस कंडीशन में हमें डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको एक बार थोड़ा समझा देते हैं पिछला वाला कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या होता है, ताकि ये वीडियो भी आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए थोड़ा डेल्टा निकाल देते हैं। डेल्टा को हम क्या बताए थे, डेल्टा का मतलब बताए थे डिटर्मिनांट, एक ऐसा डिटर्मिनांट जिसके फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट रहेगा, जिसके सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट रहेगा, और जिसके थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट रहेगा। और इसी को बोले थे सॉल्व करिए, कौन आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। फिर समझाए थे कि डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं। डेल्टा 1 को पहला से रिलेट करिए। डेल्टा 1 मतलब पहला, डेल्टा 1 मतलब पहला, डेल्टा 1 मतलब पहला, डेल्टा 1 मतलब पहला। इसका मतलब इस डेल्टा में से, डेल्टा 1 मतलब पहला, इस डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ दीजिए। डेल्टा 1 मतलब पहला, इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी दूसरा तीसरा कॉलम छाप दिए। और जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे सारा कांस्टेंट टर्म लिखिए। x, y, z वाले टर्म को छोड़ के जो ये कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है वो लिखिए d1, d2, d3। इसको सॉल्व करिएगा तो डेल्टा 1 निकल जाएगा। फिर आते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 का मतलब दूसरा, डेल्टा 2 का मतलब दूसरा, डेल्टा 2 का मतलब दूसरा, डेल्टा 2 का मतलब दूसरा। इसका मतलब इसी डेल्टा में से दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए। डेल्टा 2 मतलब दूसरा, तो इसी डेल्टा में से दूसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, तो पहला और तीसरा छप जाएगा। A1, A2, A3, C1, C2, C3। आज जिसको छोड़े हैं उसके जगह पे कुछ नहीं, यही कांस्टेंट टर्म लिखा है, D1, D2, D3। ठीक है, हमारा डेल्टा 2 भी निकल गया। फिर डेल्टा 3 भी निकाल लेते हैं। डेल्टा 3 मतलब तीसरा, डेल्टा 3 मतलब तीसरा, यानी इसी डेल्टा में से, डेल्टा 3 का मतलब तीसरा, तो इसी डेल्टा में से तीसरा कॉलम को छोड़ दीजिए, तो पहला दूसरा छाप लिया। A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो चलिए बच्चों, थोड़ा लाइट बिजली चली गई थी,
इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, आपको वीडियो कुछ देर तक रुकना पड़ा। तो डेल्टा देखिए समझ गए कैसे निकालते हैं, डेल्टा 1 भी समझ गए, डेल्टा 2 भी समझ गए, डेल्टा 3 का मतलब क्या बोले थे, तीसरा, यानी इसी डेल्टा में से तीसरा कॉलम को छोड़ देना था। तो पहला और दूसरा कॉलम हम छाप दिए, तो तीसरा की जगह पे क्या लिखिएगा, वही कांस्टेंट वाला, यानी D1 D2 D3। ये सब सारी बातें जो है हम पिछले क्लास में भी, यानी पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैसे निकालते हैं। आज हमको डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का यूज़ भी करना है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा एक बार दोबारा आपको समझा दिया जाए। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझे, जो लोग समझ गए और नहीं लिखे हैं उसको ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से नोट करिएगा। सर थोड़ा वीडियो जो है क्लियर नहीं दिख रहा है सर, अच्छा रुक जाइए, चलिए एक सेकंड, चलिए ठीक है, चलिए सारा काम खुद से ऑपरेटिंग, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए समझाते हैं। अब हमको समझना है कि कैसे किसी इक्वेशन के बारे में हम पता करें कि कंसिस्टेंट किस कंडीशन पर होगा और इनकंसिस्टेंट किस कंडीशन पर होगा। आप गौर से देखिए, इसी टाइप का हमारा लीनियर इक्वेशन होता है और इसी टाइप के लीनियर इक्वेशन के बारे में पता करना होता है कि बताइए कि यह लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कंडीशन पर, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहला कंडीशन, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। हम आपको समझा दिए हैं कि डेल्टा कैसे निकाला जाता है। आपको जैसे डेल्टा निकालना सिखाया गया है, जैसे हम आपको समझाएं उस तरीके से आप डेल्टा निकालिए और डेल्टा को सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने पर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता हो तो आप समझ जाइए कि देन system of linear equation having unique solution। हमारी बात को अच्छे तरीके से समझिए कि अगर जिस तरीके से हम आपको डेल्टा निकालना सिखाए हैं आप उसी तरीके से डेल्टा निकाल के देखें, और अगर डेल्टा निकालने पर क्या नहीं आवे, 0 नहीं आता हो। 0 नहीं आने का मतलब हुआ नॉन जीरो, ठीक है। अगर डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो आ जाए तो उस तरह के लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ केवल एक सॉल्यूशन, केवल एक। तो अभी हम आपको बोले थे कि किसी लीनियर इक्वेशन का चाहे एक सॉल्यूशन हो जाए और चाहे करोड़ों सॉल्यूशन हो जाए, वो केस जो है वो कंसिस्टेंट का होता है। चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे करोड़ों सॉल्यूशन क्यों ना हो जाए, वो केस किसका होता है, कंसिस्टेंट का। सॉल्यूशन होना चाहिए, क्वेश्चन में किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे 1000 सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन हो गया तो वो केस किसका बन जाएगा, कंसिस्टेंट का। तो अभी हमने बताया आपको कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता हो तो उस तरह के लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है,
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, और जब एक सॉल्यूशन हो गया इसका मतलब ये केस क्या है, कंसिस्टेंट। किसका केस है ये, कंसिस्टेंट का केस है। मतलब हम लोग समझ गए कि ये केस को किसको शो कर रहा है, कंसिस्टेंट। तो जब आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का डेल्टा निकालें और डेल्टा निकालने पर अगर उनका वैल्यू 0 नहीं आता हो तो समझ जाइएगा कि हमारा लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डेल्टा 0 नहीं होता है तो उस केस में दिए गए इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब सिर्फ एक और एक सॉल्यूशन होता है। और जब एक सॉल्यूशन हो गया तो वो केस किसका माना जाएगा, कंसिस्टेंट का। तो यही है पहला कंडीशन कंसिस्टेंट का, कि जब डेल्टा 0 नहीं हो तो केस क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। अब अगला केस देखते हैं, ठीक है। अगला केस, चलिए। अब किसी बच्चों के मन में एक बात का और विचार आ रहा होगा कि सर यूनिक सॉल्यूशन को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाइए, कि आपने कहा कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, थोड़ा इस बात को समझाइए कि एक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा। तो चलिए थोड़ा हम और आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। आप समझ गए ये केस किसका है, कंसिस्टेंट का। अब थोड़ा हम आपको डिटेल समझा रहे हैं कि जब डेल्टा 0 नहीं हो तो समझ जाइएगा वो केस किसका है, कंसिस्टेंट का है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल क्या है समझिए। आप जानते हैं, हम आपको फॉर्मूला बताए हैं कि डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। ये फॉर्मूला बताया हम आपको। चलिए अगर ये डिवीजन में जाएगा तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, यहाँ से y कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और यहाँ से z कितना हो जाएगा, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। अब थोड़ा आप समझिए, ये डेल्टा का तो वैल्यू 0 नहीं है। ये जो केस है वो केस किसका है, जिस केस में डेल्टा क्या हो, 0 नहीं हो। तो ये डेल्टा 0 नहीं है, और जब नीचे में 0 नहीं होता है तो ये पूरा का पूरा केस जो है वो किसी न किसी रियल नंबर का होगा। ये भी रियल नंबर का है, यहाँ भी नीचे में डेल्टा है और डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी केस किसका है, रियल नंबर का है। और यहाँ भी नीचे में 0 नहीं है तो यह भी केस किसका है, रियल नंबर का है, ठीक है। अब बताइए, डेल्टा 1 में डेल्टा से भाग करेंगे तो रियल नंबर, तो रियल नंबर आएगा तो कोई एक ही वो रियल नंबर आएगा ना। डेल्टा 1 बाई डेल्टा का वैल्यू तो सिर्फ एक आएगा। उसी तरीके से डेल्टा 2 बाई डेल्टा का वैल्यू भी सिर्फ एक आएगा, और डेल्टा 3 बाई डेल्टा का वैल्यू भी सिर्फ एक आएगा। यह भी रियल, यह भी रियल, यह भी रियल, लेकिन रियल में कितने रियल, तो सिर्फ इनके भी एक रियल, इनके भी एक रियल, इनके भी एक रियल। और जब तीनों के एक एक रियल होते हैं तो उस केस में उसको कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, और जब एक सॉल्यूशन हुआ हो गया तो वो केस किसका होगा, कंसिस्टेंट का। नहीं समझे, फिर से समझिए। हमने क्या कहा, ये डेल्टा नीचे गया और नीचे वाला जब 0 नहीं हो तो पूरा केस क्या हो जाएगा, रियल। तो ये भी रियल है, यह भी रियल है और यह भी रियल है। डेल्टा 0 नहीं हो ये कंडीशन में लिखा हुआ है, तो ये केस भी रियल का है, ये केस भी रियल का है, ये केस भी रियल का है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई एगो रियल आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई एक रियल नंबर आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कोई एक रियल नंबर आएगा। तो x का, y का और z का सबका एक एक रियल नंबर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि उस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, और जब एक सॉल्यूशन हो गया तो वो किसका हो जाएगा, कंसिस्टेंट का केस हो जाएगा। तो हम आप जैसे ही डेल्टा निकालोगे अगर 0 नहीं आया तो कह देना कि वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते दूसरे कंडीशन पर, चलते हैं दूसरे कंडीशन पर, ठीक है।
कंडीशन कंसिस्टेंट पता करने का दूसरा कंडीशन क्या है, थोड़ा उसको चेक करते हैं, देखते हैं। दूसरा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, सुन लीजिए, डेल्टा निकालना सिखा दिए बउआ, कैसे निकालते हैं। जब डेल्टा 0 आ जाए तो रुकिएगा मत, आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने का मतलब सर, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल के देखिएगा। जब डेल्टा क्या आ जाए 0, तब आप डेल्टा 1 निकाल के देखो। अगर डेल्टा 1 निकालने पर भी 0 आ जाए तो फिर आगे बढ़ो, डेल्टा 2 निकाल के देखो। अगर डेल्टा 2 निकालने पर भी 0 आ गया तो फिर आगे बढ़ो, डेल्टा 3 निकाल के देखो। अगर वो भी 0 आ जाए, क्या समझे, जैसे आपने डेल्टा सॉल्व किया और डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया 0, तो रुकना नहीं है। जैसे ही वैल्यू 0 आ जाए तो रुकना नहीं है, डेल्टा 1 निकाल के देखना है। अगर वो भी 0 आ गया तो फिर नहीं रुकना है, डेल्टा 2 निकाल के देखना है। अगर वो भी 0 आ गया तो फिर नहीं रुकना है, डेल्टा 3 निकाल के देखना है। अगर वो भी 0 आ जाए, मतलब डेल्टा के साथ साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अगर चारों के चारों 0 हो जाए, देन सिस्टम ऑफ linear equations having infinite solution, infinitely many solution, infinitely many solution। मतलब अगर आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, आपने आगे बढ़ा, डेल्टा 1 निकाला, वो भी 0 आ गया। फिर आप आगे बढ़ा, डेल्टा 2 निकाला, वो भी 0 आ गया। फिर आपने आगे बढ़ा, डेल्टा 3 निकाला, वो भी 0 आ गया। मतलब चारों के चारों जब 0 हो जाए तो उस तरह के केस में लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मतलब बाबू अनगिनत, 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 ठीक है। और अभी हम आपको बोले थे, चाहे एक सॉल्यूशन हो और चाहे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो, वो केस किसका माना जाएगा, कंसिस्टेंट का। तो इस केस में भी सॉल्यूशन हुआ, अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हुआ। अरे सॉल्यूशन हुआ ना, चाहे एगो सॉल्यूशन हो और चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन हुआ, लेकिन कितना हुआ, बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब यह केस भी किसका होगा, कंसिस्टेंट का। ये केस भी कंसिस्टेंट का। क्यों, क्योंकि इस केस में भी सॉल्यूशन हो रहा है। अलग बात है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन तो है। तो ये सेकंड केस भी हमारा कंसिस्टेंट का है। पहला केस में क्या था कि जब डेल्टा 0 नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो भी केस कंसिस्टेंट है। दूसरा में है कि डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन, मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होता है। तो यह केस भी किसका होगा, कंसिस्टेंट। अब सर विचार करते हैं कि यह केस अनगिनत यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे दिया, कैसे समझ गए। तो अब थोड़ा हम आपको इसमें डिटेल चर्चा करवाते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको थोड़ा नोट करिए इसको, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम आपको समझाते हैं इस केस में हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन
कैसे हुआ, ये बात कैसे समझेंगे कि सर इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझाते हैं। चलिए मिटा दें। चलो, तो अभी हम 2 केस कंसिस्टेंट का कर चुके हैं। चलिए अब थोड़ा समझाते हैं कि कैसे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। आप जानते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 और डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालना है, इसको सॉल्व करके y निकालना है और इसको सॉल्व करके z निकालना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके x, यहाँ से y और यहाँ से z। चलिए सब कर रख दीजिए। डेल्टा का वैल्यू कितना है बाबू? 0, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 भी 0 है। डेल्टा का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 भी 0 है। फिर यहाँ 0, तो 0 इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा 3, ये भी कितना है? 0 है। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, तो अगर हम इस इक्वेशन पर विचार करें, सोचें, थोड़ा आप इक्वेशन का मतलब समझिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अननोन का वैसा वैल्यू जो LHS और RHS को बराबर कर दे। मतलब यहां से भी हम x निकालेंगे, ऐसा x निकालेंगे जो LHS और RHS को बराबर कर दे, और जो जो x LHS और RHS को बराबर करेगा वो सब हमारा आंसर होते जाएगा। तो आप हमको बताइए कि ये और ये को बराबर होने के लिए, मतलब LHS को RHS के साथ बराबर होने के लिए, अगर हम इसमें x के जगह पर कोई भी रियल नंबर डाल दें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या 0 आएगा? फिर सुनिए, अगर हम x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रख दें और उसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा? तो आप कहिएगा हाँ आएगा। इसका मतलब x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब इस x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसका मतलब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 4, जो मन करे रियल नंबर में वो रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू ढेर सारा पॉसिबल है। कितना? ढेर सारा पॉसिबल है, ढेर सारा। जब x का वैल्यू ढेर सारा का मतलब अनगिनत x यहाँ हो सकता है। अरे जब x का वैल्यू यहाँ कोई भी रियल नंबर रखें, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी LHS RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। तो LHS और RHS को सेटिस्फाई होने के लिए तो x का कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं वैल्यू। आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो बाबू, तो इस तरीके से तो x का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू भी अनगिनत हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू अगर बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ x हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x का बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा, उसी प्रकार इसको सेटिस्फाई करने के लिए y का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा, इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए z का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। यानी यहाँ से x का वैल्यू भी रियल नंबर में बहुत ज़्यादा आया, y का वैल्यू भी रियल नंबर में बहुत ज़्यादा आया, z का वैल्यू भी रियल नंबर में बहुत ज़्यादा आया। तो जब सबके सब रियल नंबर हैं और रियल नंबर में बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? जब सबका एक एक रियल नंबर आया था तो एक सॉल्यूशन कहलाया था। जब सबका 2 रियल नंबर आता तो 2 सॉल्यूशन कहलाता। जब सबका 3 रियल नंबर आता तो 3 सॉल्यूशन कहलाता। लेकिन यहाँ इसका वैल्यू भी
रियल नंबर में बहुत ज़्यादा है, इसका भी रियल नंबर में बहुत ज़्यादा होगा, जैसे इसको एक्सप्लेन की उसी तरीके से इसका भी रियल नंबर में बहुत ज़्यादा होगा। तो सब के सब में रियल नंबर का सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब इससे साबित हो जाता है कि यह केस किसका है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ से x आप सोच लीजिए, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, LHS इजिकल टू RHS हो जाएगा। x का वैल्यू बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, अपने आप x का कोई भी रख, कुछ भी रख, LHS इजिकल टू RHS हो जाएगा। कुछ भी रखने का मतलब x का ढेर सारा वैल्यू आया, उसी तरीके से y का भी ढेर सारा आएगा, उसी तरीके से z का भी ढेर सारा, और ढेर सारा मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इस केस में कहा जाता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ, और जब मेनी सॉल्यूशन हो गया इनफाइनाइटली, इसका मतलब यह केस भी किसका होगा, कंसिस्टेंट का है। कंसिस्टेंट को सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, सॉल्यूशन खाली हो जाए, चाहे एगो सॉल्यूशन हो चाहे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो, तो यह केस भी हमारा किसका है, कंसिस्टेंट का है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको समझ। अब हम आगे शुरुआत करते हैं, थर्ड केस हमारा क्या करता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। थर्ड केस अब देखिए, अब थोड़ा सुनिए आप हमारा बात, हम जो बात बता रहे हैं बुआ उसको ध्यान समझना है। तीसरा केस को ध्यान समझना है। तीसरा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो हम बोले कि जैसे ही किसी भी चीज का वैल्यू 0 आ जाए तो आप रुकिएगा मत, आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही डेल्टा 0 आया तो आपको आगे बढ़ना है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकाल के देखना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए आपने डेल्टा, ध्यान सुनिएगा, आपने डेल्टा सॉल्व किया तो आ गया 0, उसके जस्ट आगे बढ़ा और डेल्टा 1 निकालने गया तो मान लो आ गया नॉन जीरो। ऐसा हो सकता है, ध्यान सुनिए, आपने डेल्टा सॉल्व किया, कितना आ गया 0, उसके जस्ट आपने आगे बढ़ा और डेल्टा 1 निकाला तो डेल्टा 1 आ गया नॉन जीरो। जब डेल्टा 0 होने के बाद जब डेल्टा 1 नॉन जीरो हो जाए तो रुक जाइएगा, अब आगे विचार करिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपने डेल्टा निकाला 0 आया, उसका डेल्टा 1 निकाला वो भी 0 आ गया, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ गए। फिर जब डेल्टा 2 निकाला तो चलो वो आ गया नॉन जीरो। मतलब पहली बार में डेल्टा 0 के बाद जब ये निकालने गए तो यही डायरेक्ट नॉन जीरो आ गया, तो यहीं पर रुक गए। दूसरी बार में क्या हुआ कि डेल्टा 0 होने के बाद जब डेल्टा 1 निकाले तो वो भी 0 आ गया, तो आगे बढ़े तो देखिए डेल्टा 2 जो है वो नॉन जीरो आ गया, रुक गए यहाँ पर। फिर से ऐसा भी होगा, फिर से बढ़िए कि डेल्टा 0 आ गया, उसके बाद आप डेल्टा 1 निकालने गए वो भी 0 आ गया, डेल्टा 2 निकालने गए वो भी 0 आ गया, लेकिन जब डेल्टा 3 निकालने गए तो वो आ गया आपका नॉन जीरो। ठीक है, और आप कहिएगा इसके बाद सर ऐसा केस भी पॉसिबल है कि डेल्टा 0 तो डेल्टा 1 0 तो आगे बढ़ गए, डेल्टा 2 0 तो आगे बढ़ गए, डेल्टा 3 0 तो आगे कहना बढ़ेगा, बस ये लास्ट यहीं पर। तो डेल्टा के साथ ये तीनों 0 होगा, ये केस समझा दिए अभी जस्ट पीछे। तो अब हमारे पास इस केस पे बात करने की जरूरत नहीं है, हम इसी पे बात करेंगे। मतलब ध्यान समझिए, डेल्टा आप जैसे ही 0 आया तो हम रुके बगैर डेल्टा 1 निकालने गए और डेल्टा 1 आ गया नॉन जीरो, रुक गए। या ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा 0 आया, आप डेल्टा 1 निकालने गए वो भी आ गया 0, तो फिर डेल्टा 2 निकाल लिए लेकिन वो आ गया नॉन जीरो, वहीं पे रुक जाना है। फिर आपने डेल्टा निकाला 0 आ गया, तो आपने डेल्टा 1 निकाला वो भी 0 आ गया, डेल्टा 2 निकाला वो भी 0 आ गया, लेकिन डेल्टा 3 निकाला तो नॉन जीरो आ गया।
तो सुनो मेरे भाई, डेल्टा 0 होने के बाद डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो उस केस में नो सॉल्यूशन, यानी ये तीनों के तीनों केस जो है हमको नो सॉल्यूशन के तरफ भेज रहा है, यानी होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जब डेल्टा 0 हो जाए उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो वो केस किसका होगा? नो सॉल्यूशन का। और नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया केस इनकंसिस्टेंट, यानी ये केस किसका है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ध्यान से सुनिए, नो सॉल्यूशन की कहानी कब आए? नो सॉल्यूशन की कहानी तब आएगा जब डेल्टा 0 होने के बाद डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई भी एक जो नॉन जीरो हो जाए, मतलब जिसका वैल्यू 0 ना आवे, उस तरह के केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन जब भी होगा तो हमारा दिया गया लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। अब आप विचार रहे होंगे कि सर डेल्टा जब 0 हो जाए, अब बाकी इन तीनों में से डेल्टा 1 में से या डेल्टा 2 में से या डेल्टा 3 में से कोई भी एक जब नॉन जीरो हो जाता है तो नो सॉल्यूशन क्यों होता है? और जब नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट तो होना ही है। तो सर थोड़ा आपको समझाइए आप कि डेल्टा 0 होने के साथ, डेल्टा 0 होने के बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से जब कोई एक नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन क्यों होगा, वो हम आपको समझा रहे हैं। थोड़ा इसको नोट करें, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब डेल्टा 0 हो जाए और उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो वो केस होगा नो सॉल्यूशन का, मतलब इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि नो सॉल्यूशन क्यों हुआ। चलिए डाले, चलिए देखिए, हम आपको बोले थे कि नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं उसमें से कोई एक वेरिएबल जिसका वैल्यू रियल नंबर नहीं आया हो, मतलब जैसे हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर रियल नंबर नहीं आवे तो वो केस जो है वो नो सॉल्यूशन का होता है। तो देखते हैं क्या होता है। इस अगर इसी केस को अगर चेक करें, अगर ये पहला केस मान लीजिए, इसको अगर हम पहला केस मान लेते हैं, केस नंबर ए मान लेते हैं, इसको केस बी मान लेते हैं, इसको केस सी मान लेते हैं। ठीक है, इस केस को चेक करते हैं कि क्या इस केस को चेक करने पर हमारे पास जो 3 अननोन हैं उसमें से कोई एक अनडिफाइंड आता है कि नहीं। तो चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड निकालने का। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1। ठीक है, तो रखिए सब है डेल्टा 0 एक्स, ठीक है, और डेल्टा 1 जो है वो 0 नहीं है, डेल्टा 1 जो है वो 0 नहीं है। अगर डेल्टा 1 0 नहीं है इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डेल्टा 1 0 नहीं है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी कुछ ना कुछ हो सकता है या नेगेटिव नंबर भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो फिलहाल समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ डेल्टा 1 के जगह पे मान लेते हैं 5। अरे नहीं, आप मत घबराइएगा सर, आप 5 का है मान लीजिए, बस समझाने के लिए कि जब डेल्टा 1 का मान क्या है, 0 तो नहीं लेना है। जब 0 नहीं लेना है तो क्या करेंगे, या तो कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे या तो कोई नेगेटिव नंबर लेंगे। तो फिलहाल हम थ्योरी को समझाने के लिए डेल्टा 1 के जगह पे 5 लेंगे,
ये मत सोचिएगा कि 5 कहाँ से लाए, 5 अपने तरीके से मान लिए हैं, आपको बस समझाने के लिए। क्या समझाना चाहते हैं कि डेल्टा 0 तो नहीं था, मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं, सॉरी डेल्टा 1 का वैल्यू तो 0 नहीं लेना है। जब डेल्टा 1 का वैल्यू 0 नहीं लेना है तो कुछ तो लेंगे, या तो पॉजिटिव में लेंगे या तो नेगेटिव में लेंगे। तो हमने डेल्टा 1 की जगह पे 5 ले लिया। अब आप मुझको समझाइए कि क्या x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख दें और उसमें 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी 5 आएगा? तो आपका जवाब मिलेगा सर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x का वैल्यू निकालना पॉसिबल है? तो कहिएगा सर नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर x का वैल्यू कुछ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि x के किसी भी वैल्यू पर ये LHS और ये RHS इक्वल नहीं होगा, मतलब x यहाँ से आ गया नॉट डिफाइंड। और हम बोलवे किए थे कि जब तीनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल हो जाए नॉट डिफाइंड, उस केस को कहते हैं नो सॉल्यूशन वाला केस। तो हो गया नो सॉल्यूशन, है ना। इसलिए हम आपको समझाएं कि अगर डेल्टा 0 होने के बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा तो x या y या z में से कोई न कोई एक अनडिफाइंड कर जाएगा, और जैसे ही अनडिफाइंड कर जाएगा तो वो केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का, और वो केस जैसे ही नो सॉल्यूशन का हुआ तो वो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे कि हमने आपको यहाँ समझाया था कि डेल्टा x और डेल्टा 1, डेल्टा का मान दिया था 0, x की जगह x, डेल्टा 1 को तो 0 नहीं होना था तो हमने 0 की जगह पे कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी मान सकते थे, हमने 5 ही मान के देखा। इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो हमको लगा कि x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आएगा। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं हो सकता है x के किसी भी वैल्यू के लिए। इसका मतलब x हुआ नॉट डिफाइंड, और जब नॉट डिफाइंड मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही इसी तरीके से समझते हैं कि जब डेल्टा 0 होकर के डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो वो केस होगा हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, हम आपको इस पर एक एग्जांपल करके समझाते हैं कि कैसे करें। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन के बारे में कहा गया, पता करिए ऑप्शन ए, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है ठीक है, डी नंबर, या टू सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये पता करना है। इस ऑप्शन में से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, यही इक्वेशन दे करके आपसे पूछा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करो, मतलब घुमा फिरा के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए बोलो। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे। तो चलिए डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा निकालने के लिए देखिए थोड़ा इक्वेशन को ठीक कर लीजिए। इक्वेशन क्या ठीक करना है कि इसमें x y z का टर्म है,
लेकिन इसमें x का टर्म नहीं है, तो जिसका टर्म नहीं हो उसको बना लीजिएगा। कैसे? जैसे x का टर्म नहीं है तो इसको बना लीजिए 0 इंटू एक्स, है ना। जिसका भी टर्म नहीं रहेगा, जैसे y का टर्म नहीं रहेगा तो बना लेंगे 0 इंटू वाई, z का टर्म नहीं रहेगा तो बना लेंगे 0 इंटू जेड। अब तब करें, चलिए निकालिए। तो निकाल दीजिए डेल्टा इसका। डेल्टा का मतलब कितना हुआ? डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट 2 0 1, सेकंड कॉलम में y का कोफिशिएंट यानी 1 3 1, और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट यानी 1 -6 -1 1 -6 -1। ठीक है, ये डेल्टा हो गया, अभी बताया था। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए। इनको सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंड करने के लिए साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं, करिए। तो साइन कन्वेंशन यहाँ क्या करता है? प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर सॉल्व करिए। 2 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब +2 जो है वो इस रो में हटा दिए, इस कॉलम में हटा दिए, तो क्या बचा? ये चारों बचा, 3 -6 1 -1। उसके बाद यहाँ आते हैं 0, तो ये 0 दे देगा खत्म। फिर यहाँ 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। अब ये 1 जो है वो इस रो में है, इस कॉलम में हटा दिए तो क्या बचा? 1 3 1 -6 1 3 1 -6, है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और माइनस पहले से तो +6 हो जाएगा। +1 का मतलब प्लस ही हो गया, इनका से मल्टीप्लाई करें तो -6, फिर माइनस इनका से मल्टीप्लाई करें तो 3। देखिए कितना हो गया? 6 में से 3 गया तो 3, और 3 दूना 6, ये कितना हो गया? -9 को प्लस से गुना करेंगे तो -9, यानी हमारा जो आंसर आया वो -3 आया। -3 का मतलब डेल्टा का वैल्यू -3 आया, मतलब 0 तो नहीं ना आया। मतलब कह सकते हैं कि डेल्टा का वैल्यू हुआ नॉन जीरो। नहीं समझे? डेल्टा का वैल्यू -3 आया, और -3 तो 0 नहीं होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि डेल्टा आया नॉन जीरो। और अभी हम आपको बताए थे पहला ही केस में जब डेल्टा नॉन जीरो होता है तो उस तरह के केस में इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ सिर्फ एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कंसिस्टेंट। चेक हो गया, डेल्टा निकालते ही चेक हो गया कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंट होने वाला है कि इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे ही चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आराम से डेल्टा निकाल लिए। डेल्टा जैसे ही निकाले तो देखिए कि 0 नहीं आया, मतलब नॉन जीरो हो गया। और नॉन जीरो वाला केस जो है वो यूनिक सॉल्यूशन का होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन हो गया, और जब सॉल्यूशन हो गया मतलब किसका केस हो जाएगा? कंसिस्टेंट का। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लीजिए। अब चलिए देखिए क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, देखिए नोट करिए। तो ऑप्शन फिर से हमारा वही है, ऑप्शन हमारा फिर से जो है वही है, ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। चलिए क्वेश्चन और देते हैं। x + y - 2z = 4, x - y - 2z = 3, और x + 3y - 2z = 1। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब बोला चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे। चलो डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा का मतलब बाबू डिटर्मिनेंट जिसके फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट होगा 1 1 1, सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट यानी 1 -1 3, और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट यानी -2 -2 -2।
अब आप थोड़ा गौर से देखिए, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप बता सकते हैं, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम हमको आइडेंटिकल दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर? क्योंकि हम बताया थे प्रॉपर्टी में कि किसी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर दूसरे कॉलम के बराबर हो जाए तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो बताइए, अगर इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इस कॉलम में -2 से मल्टीप्लाई हमने किया तो इसके बराबर आया। इसका मतलब ये कॉलम और ये कॉलम आइडेंटिकल, और जब दो कॉलम आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। डेल्टा कितना आ गया? 0। अब जैसे ही डेल्टा 0 आया तो रुकना मत, आगे बढ़ना। कौन निकालेंगे अब? डेल्टा 1। चलो निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा? डेल्टा 1 मतलब बाबू पहला, डेल्टा 1 मतलब पहला, डेल्टा 1 मतलब पहला, यानी इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ दीजिए और बाकी को छापिए। जिसको छोड़े हैं उसके जगह पर लिखिए कांस्टेंट टर्म, यानी 4 3 और 1। ओके, डेल्टा 1 का मतलब पहला, अब पहला का मतलब क्या हुआ? इसी डेल्टा में से पहला कॉलम को छोड़ के जो लिखा बचा वो लिख देना है, और जिसको छोड़े हैं उसके जगह क्या लिखते हैं? कांस्टेंट टर्म। अब इसको सॉल्व करिए, है। चलिए तो देखिए, सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा, तो इधर से ही सॉल्व करिए। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सॉल्व करिए। 4 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, और ये 4 इस रो में है, इस कॉलम में हट गया। बाबू क्या बचा देखो, -1 बचा, 3 बचा, -2 बचा, -2 बचा। यहाँ ये 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और -3 ये बीच वाले रो में है और ये इस कॉलम में है, यानी बीच का ये रो और ये कॉलम हट गया, ये रो और ये कॉलम हट गया। 1 3 -2 2, 1 3 -2 2, फिर लास्ट में ये 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और ये 1 जो है वो इस रो में है, इस कॉलम में हटा दिए तो क्या बचा? 1 -1 -2 -2 बचा ना। देखिए तो 1 इस रो में, इस कॉलम हटा दीजिए, 4 बचा ना। ओके, सॉल्व करिए। 4 ये हो जाएगा प्लस में 2, फिर -6, माइनस पहले से था +6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस पहले से था +6, +1 का मतलब 1 हो, प्लस हो गया। 1 को -2 से तो -2, फिर माइनस, इनको इनसे करेंगे तो +2 हो जाएगा। -1 × -2 +2, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इससे मल्टीप्लाई किया, -2 हो गया, फिर माइनस लिख के इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर 2 का 2 रह गया। चलिए कितना हो गया ये? 6 2 8 चौक 32, 6 में से 2 गया तो 4, और 4 को -3 गुना करें तो -12, और ये कितना हो जाएगा? -4। तो हमारा हो गया 32 - 16, मतलब आ जाएगा 16। अब देखिए, हम अभी तुरंत बोले थे कि जब डेल्टा 0 हो जाए और उसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नन 0 हो जाए तो वो केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का। तो देखिए, तो डेल्टा 0 हो गया, लेकिन डेल्टा का वैल्यू नन 0 आया। डेल्टा 1 का वैल्यू आया 16, इसका मतलब 0 तो नहीं आया। तो अभी बोले थे बउआ रे कि डेल्टा 0 हो जाए और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नन 0 हो जाए तो वो केस होगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझे? ऐसे झट से बताओ, डेल्टा 0 आ गया तो रुके नहीं, जब भी 0 आ जाए तो रुकना नहीं, आगे बढ़ना। जैसे ही आगे बढ़े और डेल्टा 1 को सॉल्व किए तो आ गया नन 0, तो आगे तो डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हमको पता है कि डेल्टा 0 होने के बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक नन 0 आ गया, इसका मतलब हमारा केस क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। समझे?
तो इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन को आप पता कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग इतना ही पे। तो इसको आप अच्छे तरीके से नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग जो है अब ज़्यादा नहीं 2-3 वीडियो और हम लोग इस पर बनाएंगे और हमारा डिटर्मिनेंट एक अच्छे लेवल के अनुसार ख़त्म हो जाएगा। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स। हम हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा आप लोग को भी तैयार रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, और मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।